वंश और तुगलक वंश का आज दूसरा एपिसोड है। देखिएगा कि संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक अर्थात जब दिल्ली सल्तनत से खिलजियों का शासन सत्ता समाप्त हुआ, उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत के राजगद्दी पर आसीन हुए और ये मिश्रित तुर्क थे। मिश्रित तुर्क कहें या कहें क्रोना तुर्क, क्योंकि बलबन के दरबार में इनके पिताजी दास हुआ करते थे और उन्होंने एक पंजाबन कुड़ी के साथ शादी किया जो हिंदू जाट थी। और याद रखिए कि माता हिंदू पिता मुसलमान, मिश्रित तुर्क ऐसे भी मिश्रित हो जाते हैं क्या। तो बड़ी तेज तरार बालक था, इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर कर डाली। तुगलक वंश की स्थापना ये 1320 से 25 तक मात्र 5 वर्षों का ही शासन किया, लेकिन अद्भुत शासन था। अद्भुत शासन कहने का मतलब कि इनके शासन काल में नहर, कुएं व ये ऐसे कहा जा सकता है कि किसानों का स्वर्णिम युग था। किसानों के लिए एक स्वर्णिम युग था कि किसानों को जो सुविधा इन्होंने प्रदान करी, इसके लिए कहा जाता है कि किसानों के लिए स्वर्णिम युग था। फिर इनका जो अंतिम अभियान होता है बंगाल अभियान होता है, और बंगाल अभियान बुगरा खान जो बलबन का बेटा हुआ करता था, बुगरा खान स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया और स्वयं स्वतंत्र घोषित करने के पश्चात ये आक्रोशित हुए, क्रोधित हुए, बुगरा खान के ऊपर आक्रमण किया, उसे मार डाला। तब तक जूना खान या जौना खान जो बाद में एमपीटी के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है, वह निजामुद्दीन औलिया जो सूफी सिलसिले के सूफी संप्रदाय के संत हुआ करते थे, निजामुद्दीन औलिया के शरण में चला गया। ऐसा कहा जाता है कि जीटी गियासुद्दीन तुगलक सशंकित रहता था कि वो ना हो बेटवा को कहीं कुछ पढ़ा दे। वो बोला कि जब तक मैं दिल्ली आता हूं तब तक आप दिल्ली से फुर्र हो जाओ। किसको? निजामुद्दीन औलिया को। औलिया बोला हुजूर दिल्ली दूर हंतो, हुजूर दिल्ली दूर हंतो, दिल्ली अभी दूर है, आइए। वो अभियान करके जब दिल्ली से वापिस आता है, वापिस आने के क्रम में बेटा जूना खान या जौना खान दिल्ली से सटे अफगानपुर में एक भव्य लकड़ी का महल का निर्माण करवाता है। और देखिएगा कि लकड़ी के महल का निर्माण इसलिए करवाता है कि पिताजी का भव्य स्वागत हो सके। अफगानपुर नामक स्थान होता है, उस लकड़ी के महल का वास्तुकार का नाम होता है उसका नाम अहमद अयाज। और अहमद अयाज वास्तुकार ने इस लकड़ी के महल का निर्माण कराया, निर्माण किया। और देखिए जब तक गियासुद्दीन तुगलक उस लकड़ी के महल पर आसीन होते हैं, उस राजगद्दी बना होता है स्वागत करने के लिए, उस पर बैठते हैं। जैसे ही बैठते हैं तब तक लकड़ी का महल दरदराकर उनके ऊपर गिरता है और इसी में दबकर उनकी मौत हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो धमकी भरे फरमान जारी किए थे सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के लिए। निजामुद्दीन औलिया सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे। निजामुद्दीन औलिया सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे। ऐसा कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया का श्राप था, औलिया जी का ये श्राप भी था कि भव्य लकड़ी के महल उनके ऊपर टूट पड़ा और वो मर गए। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं इसमें साजिश थी। इसके बाद देखेंगे कि नोट में हमने लिखाया था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर हंतो, दिल्ली अभी काफी दूर है, आप बंगाल से चल के दिल्ली आएंगे तब तक आपके बारे में पूरा प्रबंध कर दिया जाएगा, है ना। चलिए आगे लिखिए।
कि गयासुद्दीन तुगलक बेगमपुर, याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक बेगमपुर दिल्ली, बेगमपुर दिल्ली, दिल्ली में एक विजय मंडप, क्या विजय मंडप का निर्माण कराया। बेगमपुर दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक ने विजय मंडल बनवाया। विजय मंडल बनवाया। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे एवं एक खिड़की मस्जिद एवं एक खिड़की मस्जिद का निर्माण करवाया। एक खिड़की मस्जिद का निर्माण करवाया। नेक्स्ट चिराग दहलवी, देखिएगा कि चिराग दहलवी एक, सुन लीजिए, सूफी सिलसिले के संत हुआ करते थे। चिराग दहलवी सूफी संप्रदाय के संत थे। इन्हीं संत के नाम पर चिरागे दिल्ली, क्या चिरागे दिल्ली मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। चिरागे दहलवी सूफी सिलसिला के संत थे और इन्हीं संत के नाम पर चिरागे दिल्ली एक मस्जिद का निर्माण करवाया। कौन? जीटी ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। देखिए चिरागे दहलवी, चिरागे दहलवी, चिरागे दहलवी या चिरागे दिल्ली सूफी सिलसिले के, सूफी संप्रदाय, सूफी संप्रदाय के संत के नाम पर, सूफी संप्रदाय के संत के नाम पर चिरागे दिल्ली मस्जिद का चिरागे दिल्ली मस्जिद का निर्माण कराया। चिरागे दिल्ली मस्जिद का निर्माण कराया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, गयासुद्दीन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीतियों को समाप्त किया। कठोर नीतियों को समाप्त किया। अब देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो टैक्स लेता था, वो टैक्स में खालसा भूमि, जो सरकारी भूमि होती थी, सरकारी भूमि से भी वो टैक्स वसूलता था।
टैक्स का जो उसका प्रकार था वो प्रकार 1/2 हुआ करता था। कितना? 1/2 हुआ करता था। तो अब देखिएगा कि जो सरकारी भूमि थी उसका भी टैक्स लेता था। क्या करता था? उससे भी वो टैक्स वसूलता था। उसकी नीति काफी कठोर थी, नीति काफी कठोर थी। यहां तक आप देखे हैं कि बाजार नियंत्रण जो प्रणाली थी, और बाजार नियंत्रण प्रणाली में जो जितना कम वजन देता था माप तौल में, उसके शरीर से उतने चमड़ी काट लिए जाते थे। ये जो व्यवस्था थी काफी कठोर थी, और इन्हीं व्यवस्थाओं को दूर करने का प्रयास गियासुद्दीन तुगलक ने किया। और इससे भी भोला भाला वो बन जाता है इसका बेटवा जुन्ना खान या जौना खान, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। वह अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। और देखिएगा कि जितनी भी योजनाओं को लाया वो सारे के सारे एमबीटी की योजना फेल कर गए। भोला वाले व्यक्ति को संसार लूटती भी है, दुनिया क्या करती है? लूट लेती है। इसलिए लोग भी कहते हैं कि चले उड़ी जा रही पंछी की, अब ये देश हुआ बेगाना। नहीं हो, स्थान परिवर्तन कर जाते हैं लुटाने के बाद। चलिए नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने खालसा भूमि से भी टैक्स वसूलता था। टैक्स वसूलता था। खालसा भूमि सरकारी भूमि हुआ करती थी। खालसा भूमि सरकारी भूमि हुआ करती थी। अब देखिए क्या होता है कि युक्ति क्या करता है कि उदारवादी नीति का अवलंबन करता है। क्या करता है जी? उदारवादी नीति अपनाता है और उदारवादी नीति के तहत लोगों को रियायत देना शुरू करता है। क्या? लोगों को रियायत देना शुरू करता है। और देखिएगा ये रियायत का ही प्रतिफल था कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर 94 वर्षों तक, तुगलक वंश ने 94 वर्षों तक शासन किया। कहीं ना कहीं नीति में बदलाव, नीति में रियायत, लोगों को शायद ऐसा लगता था कि ये जो शासक है, शासक, ये वंश अच्छा शासन कर रहा है। इसलिए दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य विस्तार था, इस साम्राज्य विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष में हो गया। और देखिएगा इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि मध्य एशिया के अग्रंता भारत में आकर लुटते थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने खुरासान अभियान किया था। खुरासान कहे तो ये जो चीन वाले जो क्षेत्र है, ईरान वाले, इस एरिया को खुरासान कहते हैं। और अपने 10,000 सैनिक को वहां भेजा था। और देखिएगा 10,000 सैनिक में ऐसा कहा जाता है कि मात्र 10 सैनिक ही जिंदा बच कर आए थे। क्यों? क्योंकि वहां जाने के बाद ठंड बढ़ी। अब बिहार के इस स्थल पे आप है और एक बार आपको भेज दिया हिमालय में। चलिए, तो ठंड और प्लेग से, प्लेग नामक रोग से सारे सैनिक मारे गए। तो खुरासान अभियान चलाने वाला वो पहला ऐसा सुल्तान था। एमबीटी में करेंगे, इसमें देखिए थोड़ा सा। चलिए, गियासुद्दीन तुगलक ने उदारवादी नीति अपनाई। गियासुद्दीन तुगलक ने उदारवादी नीति अपनाई।
नोट नोट तुगलक वंश के काल को तुगलक वंश के काल को दिल्ली सल्तनत में किसानों का स्वर्णिम युग, किसानों का स्वर्णिम युग कहा जाता है। बर्नी के अनुसार देखेंगे, बर्नी इतिहासकार, बर्नी लगभग सबके बारे में लिखता है। नहीं, बर्नी के अनुसार, बर्नी कहता है कि ऐसा कोई किसान नहीं था। क्या? ऐसा कोई किसान नहीं था जिसके घर के सामने सोने के आभूषणों का बड़ा, क्या बोलते हो, घड़ा। क्या? सोने के आभूषणों का घड़ा नहीं हो। किसके शासन काल में? ग्यासुद्दीन तुगलक के शासन काल में। बर्नी के अनुसार कि ऐसा कोई किसान नहीं था जिसके घर के सामने सोने के घड़े का आभूषण न हो। अरे भैया, और यही कहा है कि किसानों के लिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। बर्नी के अनुसार, बर्नी के अनुसार सॉरी, फिरोज शाह तुगलक कीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक होगा, फिरोज शाह तुगलक। बर्नी के अनुसार फिरोज शाह तुगलक के समय, आगे बढ़ेंगे लेकिन कर लीजिए, ऐसा कोई किसान नहीं था जिसके घर के सामने सोने के आभूषणों का घड़ा नहीं हो। सोने के आभूषणों का घड़ा नहीं हो। इसमें है क्या कि जो जीटी ने शुरू किया था उसको एमबीटी ने आगे बढ़ाया, और जब एमबीटी आगे बढ़ाया तो उसको फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल आते आते उसको एकदम से किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि किसान एकदम छलांग लगा रहे थे, है कि नहीं? 2-2 हजार रुपया लेकर के क्या कर रहे थे? किसान एकदम कूद रहे थे। सोने का घड़ा, सोने के आभूषणों का घड़ा एकदम रखते थे। वाह, क्या स्वर्णिम युग है। नेक्स्ट पॉइंट, जीटी ने किसानों के सहयोग हेतु नहर एवं कुओं का निर्माण कराया। नहर एवं कुओं का निर्माण कराया। नहर एवं कुओं का निर्माण कराया। किसानों के प्रति उदारवादी नीति अपनाने वाला, किसानों के प्रति
नीति अपनाने वाला गियासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था। नेक्स्ट पॉइंट, किसानों हेतु नहर व कुओं, देखिएगा, किसानों हेतु नहर व कुओं का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक जीटी था। किसानों का, लिखेंगे, किसानों का कृषि ऋण, किसानों का कृषि ऋण माफ करने वाला प्रथम शासक था। अब देखेंगे कि खिलजियों में अलाउद्दीन खिलजी जो टैक्स लेता था 1/2 भाग लेता था। कितने भाग? 1/2 भाग लेता था, जिसे इन्होंने क्या किया कि 1/2 ना करके क्या किया, जिसे घटाकर 1/3 भाग, इसे 1/3 भाग कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी राजस्व के रूप में 1/2 भाग लेता था, जिसे घटाकर 1/3 भाग टैक्स किया गया, जिसे घटाकर 1/3